नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम 7 चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये जो चैप्टर है विजयनगर है और विजयनगर चैप्टर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर है। 8-8 नंबर में या 4 और 6 नंबर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं आपके। जैसे आपको पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है जल आवश्यकता, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इसके अलावा किलेबंदी वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखते रहें, समझ लें और आप इनके नोट्स भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम हाथ से खुद नहीं लिखते तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। ये सच है बिल्कुल बात। बच्चे कहते हैं पीडीएफ दे दो सर, तो पीडीएफ में उतना बेनिफिट नहीं रहेगा जितना आप इनको यहाँ से समझ कर यहाँ से नोट डाउन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता चल रहा हूँ, आप इनको समझें और उसके बाद इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है पूरा टॉपिक, वही सारी बातें इसमें लिखी हैं, पर ये थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में है, तो आप जो है वो इसको देख लें कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो आंसर है इसका, विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र भारत के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था। ये शुरू में हम इंट्रोडक्शन देते हैं हर क्वेश्चन का। अगर हमें बड़ा क्वेश्चन अच्छे से लिखना हो तो हमेशा उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, बीच में उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद उसकी एंडिंग भी करनी होती है। इसीलिए मैं आपके लिए बुक में से नहीं, ये नोट्स में से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो हो सकता है कि तो जगह आपको ये वर्ड कहीं समझ में ना आए, कटे हुए थोड़े वो मिल सकते हैं, पर आप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आप देखते चलें, साथ साथ मैं बोलता रहूँगा एक एक वर्ड को। तो विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र भारत के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक था। तो सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, शुष्क होता है सूखे। तो जहाँ पर विजयनगर की कैपिटल है और विजयनगर की राजधानी थी वो एरिया बहुत ही सूखा था। आसपास तो नदियाँ थी पर सेंटर वाला एरिया शुष्क था। शुष्क का मतलब होता है सूखा। इसीलिए राजधानी नगर के चुनाव में जल संपदा के व्यापक प्रबंध पर साम्राज्य और न्यायिकों ने विशेष रूप से ध्यान दिया। नायक मतलब राजा है, साम्राज्य मतलब आप सबको पता ही है। तो सूखा एरिया था, इसीलिए राजधानी के चुनाव के लिए जल संपदा का व्यापक प्रबंध हो, यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो पाए पानी वगैरह का, तो इस बात पर साम्राज्य और न्यायिकों ने बहुत ध्यान दिया। ये था इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद है कि कैसे पूरा किया जाता था वो बताना है हमें। तो आगे लाइन है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को कई प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपायों से पूरा किया जाता था। कृत्रिम साइड में लिखा हुआ है। तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को कई प्राकृतिक और कृत्रिम उपायों से पूरा किया जाता था। प्राकृतिक का मतलब है नेचुरल, जैसे कि नदी वगैरह जो थी उनसे, और कृत्रिम का मतलब है जैसे डैम बनाना, कोई जलाशय बनवाना, तालाब बनाना, खुद जो बनाते हैं वो होते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल। ठीक है, तो अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो है प्राकृतिक जलकुंड। तो ऐसे ही आप पॉइंट बनाओगे। पहला, प्राकृतिक जलकुंड। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड से पूरा किया जाता था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। इसकी आसपास की पहाड़ियों से अनेक जलधाराएं निकलती थी जो आकर इस नदी में मिलती थी। तो पहला तो है नेचुरली, तुंगभद्रा नदी है, उस नदी के ऊपर एक जलकुंड बनाया गया था। ठीक है, तो पहला हुआ ये तुंगभद्रा नदी और उसका जलकुंड। ठीक है, ये आप हो गया प्राकृतिक जलकुंड। दूसरा है कृत्रिम हौज। कृत्रिम मैंने अभी बताया जो खुद बनाया हुआ आदमी ने, आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम हौज है नगर की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए लगभग सभी धाराओं के साथ, धाराओं का मतलब है जितनी नदी बहती थी वहाँ पर, तो सभी नदियों के साथ या सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर भिन्न भिन्न आकार का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट साइज के, भिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया गया था। बिल्कुल सिंपल लाइन है कि जो हौज है उनको बनाया गया था अलग अलग नदी के साथ साथ अलग अलग साइज के। हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आप बनाओगे कमलापुरम जलाशय। कृत्रिम हौजों में जो सबसे प्रमुख जलाशय है वह कमलापुरम जलाशय था, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में किया गया था। यानी जो कमलापुरम जलाशय है उसको कब बनाया था, 15वीं शताब्दी के जो स्टार्टिंग के साल है उनमें। इस हौज के पानी से आसपास के खेतों को सींचा जाता था। अब यहाँ पे केवल आएगा बीच में, इस हौज के पानी से केवल आसपास के खेतों को ही नहीं सींचा जाता था, अपितु
अन्य जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए भी नहरों के माध्यम से जल राजकीय केंद्र तक ले जाया जाता था। राजकीय केंद्र का मतलब है सेंटर तक, जहाँ पर राजधानी थी। तो कमलापुरम जलाशय से नहर भी बनाकर बहुत सारी उसको सेंटर तक ले जाया जाता था। तो कमलापुरम जलाशय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ जल आवश्यकताओं के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या इसमें लिखा हुआ है कि आसपास के खेतों को भी सींचा जाता था, यानी कि उनमें पानी दिया जाता था। उसके साथ साथ नहरों के माध्यम से, इसी जलाशय से नहरें निकालकर राजकीय केंद्र तक पानी ले जाया जाता था। तो आप ये तीसरा पॉइंट बनाओगे, कमलापुरम जलाशय। उसके बाद अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, हिरिया नहर। तो याद रखना है आपको, कमलापुरम जलाशय और हिरिया नहर। विजयनगर की अधिकांश, यानी ज़्यादातर विजयनगर की अधिकांश जल आवश्यकताओं को हिरिया नहर द्वारा पूरा किया जाता था। इसका निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं ने करवाया। किसने करवाया? संगम वंश के राजाओं ने। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। तो तुंगभद्रा नदी पर जो बांध बनाया गया था, उससे इस नहर में पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। सिंचित का मतलब वही है, खेतों में पानी देना या पानी पहुंचाना। तो पूरा जो धार्मिक केंद्र, जहाँ पर मंदिर वगैरह हमने पढ़े थे, हम्पी के जितने मंदिर वगैरह हैं, विरूपाक्ष मंदिर, उस एरिया से लेकर पूरे शहरी केंद्र जहाँ पर राजा था, विजयनगर शहर था, वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता था। तो बहुत बड़ी नहर थी और सबसे इम्पोर्टेंट नहर थी। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को लिखोगे अपने एग्जाम में। तो हमने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि सूखा एरिया था, फिर उसके बाद ये चारों पॉइंट्स बताए, उसके बाद ये लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर के शासकों द्वारा जल संपदा के संरक्षण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया तथा जल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और लास्ट लाइन है इसमें, रायों द्वारा अनेक कृत्रिम सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर होती है। इस लाइन को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना इसको आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। रायों का मतलब यहाँ पे है राजा, द्वारा मतलब राजाओं ने, रायों द्वारा अनेक कृत्रिम सुविधाओं, यानी कि आर्टिफिशियल काम किए गए, जैसे कि ये हिरिया नहर बनाई और कमलापुरम जलाशय बनवाया, बांध बनवाए। तो यही है ये कि रायों द्वारा अनेक कृत्रिम सुविधाओं में महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगोचर का मतलब है दिखती है। तो लाइन थोड़ी सी टफ है, मीनिंग बिल्कुल सिंपल। आप सिंपल भी इस लाइन को लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि रायों ने अनेक कृत्रिम सुविधाएं करके विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा किया। क्लियर? अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलेबंदी वाला टॉपिक हम बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं इसको, कि शहर को किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के रखने के आपके विचार में फ़ायदे और नुकसान। कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, पूरा खेत जो है, उनको भी किलेबंद क्षेत्र में रखने क्या फ़ायदे क्या नुकसान थे। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लिखते हैं। राइटिंग थोड़ी सी आपको ये ख़राब लग रही होगी क्योंकि ये बहुत पुरानी नोटबुक है, तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी में भी थोड़ी सी दिक्कत आई है इसमें, पर आप इसको समझे, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ। शुरू में वही बिल्कुल इसमें भी इंट्रोडक्शन दिया है हमने सबसे पहले कि विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के बारे में हमें जानकारी 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजे गए दूत अब्दुल रजाक के विवरण से प्राप्त होती है। यानी जो कालीकट नाम की जगह पर अब्दुल रजाक दूत बनकर आया था फारस से भारत में, उसने लिखा है किलेबंदी के बारे में। तो शुरू में आप यही बताओगे कि हमें किसने बताया? हमें बताया अब्दुल रजाक ने, जो कि कहाँ से आया? फारस से आया। उसके बाद है, अब्दुल रजाक लिखता है कि पहली, दूसरी तथा तीसरी दीवारों के बीच क्रमशः जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। क्रमशः का मतलब होता है सीरियल वाइज, जैसे कि यहाँ पे पहली लिखा है तो पहले यहाँ पे जुते हुए खेत, उसके बाद दूसरी लिखा है तो दूसरे में बगीचे, उसके बाद तीसरी लिखा है तो तीसरे में आवास। तो इस तरीके से लाइन से पहली, दूसरी, तीसरी के बीच क्रमशः क्या क्या है? जुते हुए खेत हैं, बगीचे हैं और आवास हैं। उसके बाद उसने बताया, न केवल शहरी केंद्र अपितु कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों व जंगलों तक को घेराबंदी में रखा गया है। कृषि वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, इसको आप यहाँ पे देख लें, लिख लें आप खुद ही, ये थोड़ा सा मतलब फेड हो चुका है यहाँ पे। तो न केवल शहरी केंद्र अपितु कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र व जंगलों तक को घेराबंदी में रखा गया था। यह विशाल
संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी। शुंडाकार का मतलब है ओवल शेप की थी। अगर पूरे विजयनगर को बाहर से ऊपर मान लो हेलीकॉप्टर से देखोगे तो वो ओवल शेप में दिखेगी पूरी की पूरी घेराबंदी जो की गई थी। उसके बाद है विजयनगर शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। महंगी तो थी पर किसने अपनाया? विजयनगर के शासकों ने अपनाया। अब क्वेश्चन क्या था कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फायदे का। प्राय मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य है प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना होता था। मध्यकालीन घेराबंदी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मध्यकाल कौन सा है? मिडाइवल टाइम, जिस टाइम पे विजयनगर है। तो मध्यकाल में जो घेराबंदी की है विजयनगर वालों ने, उसका उद्देश्य है प्रतिपक्ष को, प्रति का मतलब है अपोजिट में जो हो, जैसे कोई दुश्मन जो है विजयनगर का वो होता है प्रतिपक्ष, विरोधी होता है प्रतिपक्ष का मतलब। तो प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की चीज़ों से वंचित का मतलब होता है उसे वो प्रोवाइड ना करवाना, उसे वो चीज़ ना लेने देना। तो प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण सरेंडर करने के लिए बाध्य करना था। क्लियर? समझ के पहला पॉइंट। फ़ायदा बताओगे आप कि क्या है? इसका उद्देश्य था कि जो दुश्मन आ रहा है उसको खाने पीने की चीज़ें ना मिले और वो जल्दी से जल्दी क्या कर दे? आत्मसमर्पण। तो पहला फ़ायदा हुआ ये। दूसरा पॉइंट आप बनाओगे, शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के परिणाम स्वरूप अनाज संकट का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इस किलेबंदी के अंदर क्या था? बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे जिसकी वजह से अनाज संकट जो है उसका सामना नहीं करना पड़ता था और पूरी की पूरी फसल भी बची रहती थी। तीसरा पॉइंट है युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए इनके भीतर ही अन्नागारों का निर्माण करते थे, जिससे जनता भूखमरी से बच जाती थी। हमने भी पढ़ा था ना कि इनके किलेबंदियों के अंदर ही क्या रखते थे? अन्नागार। तो यही पॉइंट आप तीसरा बनाओगे कि जो लड़ाई है वो लंबी चल सकती थी, जिसकी वजह से क्या करते थे? इन दीवारों के अंदर ही अन्नागारों का निर्माण किया जाता था, जिससे जनता भूखमरी से बच जाती थी। फोर्थ पॉइंट है घेराबंदी के परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसल शत्रु द्वारा किए जाने वाले विनाश से बच जाती थी। जैसे दुश्मन अटैक करता था तो वो खेतों में आग लगा देता था, तो उस चीज़ से भी बच सकते थे विजयनगर के शासक। तो क्या था? पहला एडिंग क्या बना दिया हमने कि किलेबंदी के फ़ायदे क्या हैं। तो आप ये 4 फायदे हम पढ़ चुके हैं। अब है फिफ्थ पॉइंट कि खेती के किलेबंद क्षेत्र में होने के कारण प्रतिपक्ष को यानी दुश्मन को खाद्यान्न आपूर्ति, वही खाने पीने की जो सप्लाई है, उस संकट का सामना करना पड़ता था। तो खाद्यान्न आपूर्ति संकट का सामना प्रतिपक्ष को करना पड़ता था, जिससे घेराबंदी को लंबे समय तक खींचना कठिन हो जाता था। यानी जो बाहर से दुश्मन है, जिसने कि बाहर अटैक करके अपनी घेराबंदी की है, अपने आप अपनी सेना लेकर बैठा है, तो वो चीज़ वो ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकता था। तो ये था इसके फ़ायदे सारे के सारे। ऐसे ही आप 5 पॉइंट बनाओगे और इन सभी को लिख दोगे। अब है नुकसान। हानि मतलब होता है नुकसान। क्या क्या दिक्कतें थी किलेबंदी से। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है कृषि क्षेत्र को किलेबंद क्षेत्र में रखने की व्यवस्था अत्यंत महंगी थी। तो पहली दिक्कत है ये महंगी थी, इसमें पैसा बहुत लगता था। सेकंड पॉइंट आप बनाओगे बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी होती थी तथा किलेबंद क्षेत्र के अंतर्गत खेतों में काम करना कठिन हो जाता था। जैसे कि दूसरे एरिया के मतलब है विजयनगर के ही है, पर किलेबंदी से बाहर वाले एरिया के जो किसान थे वो अगर यहाँ पर खेती करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बार बार परमिशन चाहिए उनको। जैसे कि हमें किसी स्टेट में घुसने के लिए परमिशन चाहिए होती है, वैसे ही द्वारपाल जो गेट पे खड़े रहते हैं वो लोग उन्हें रोकते थे, बार बार मतलब जांच पड़ताल उनकी होती थी। तो बड़ी दिक्कत होती थी किसानों को। अधिकतर किसान ऐसे आना पसंद नहीं करते थे, वो मतलब अपने ही वहाँ पे खेती करते थे। तो इससे कुछ कुछ दिक्कत सामने आती थी। पहली दिक्कत हमने क्या पढ़ी? महंगी। दूसरी पॉइंट क्या बनाओगे कि द्वारपालों से इजाज़त लेने में किसान थोड़े से मतलब हिचकिचाते थे या आने जाने में उन्हें दिक्कत होती थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है शत्रु द्वारा घेराबंदी पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाज़ारों से लाना प्राय कठिन होता था। शत्रु द्वारा घेराबंदी यानी जो ये किलेबंदी इन्होंने कर रखी है
विजयनगर के राजाओं ने, इसके बाहर अगर कोई दुश्मन घेराबंदी कर ले यानी वो आकर बैठ जाए तो उससे क्या होगा, रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर विजयनगर के शासकों की घेराबंदी ना होती तो कहीं से छिप छिपाकर जा जू कर पीछे के रास्ते से कहीं से भी वो लोग अपने जो बीज वगैरह हैं ये ला सकते थे। पर अगर किलेबंदी के बाहर दुश्मन बैठा है तो एक ही रास्ता है जाने का किलेबंदी से, तो वहाँ से यहाँ के किसान अब कैसे बीज वगैरह लेकर आएंगे। तो तीसरी दिक्कत है ये कि अगर शत्रु किलेबंदी कर लेता है, बाहर से घेराबंदी कर लेता है, तो उससे क्या होता था, आवश्यक बीज, उर्वरक का मतलब है फर्टिलाइजर जो कि फसलों में लगते हैं, अच्छी फसल हो जिससे। यंत्र मतलब होता है इक्विपमेंट्स, औजार वगैरह ये सारी चीज़ें। तो आवश्यक यानी ज़रूरत की बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाज़ारों से लाना प्राय कठिन होता था, मुश्किल होती थी, दिक्कत होती थी उसमें। ठीक है, तो 3 पॉइंट हुए। उसके बाद है 4th पॉइंट, यदि शत्रु किलेबंदी क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता था तो खेतों में खड़ी फसल उसके विनाश का शिकार बन सकती थी। तो जो वो है दुश्मन है, अगर किलेबंदी को उसने तोड़ दिया उसके बाद तो सारी फसल उसके पास चली गई। तो यही है 4th पॉइंट कि नुकसान है ये कि अगर किलेबंदी टूट गई तो सारी फसल किसके कब्जे में आ जाएगी, दुश्मन के कब्जे में। तो 4 नुकसान हमने पढ़ लिए। पहला बहुत महंगी है, दूसरा है कि द्वारपालों से परमिशन लेनी पड़ती किसानों को, तीसरा है कि बाहर से सामान लाना, खेती का सामान हो चाहे कोई भी सामान हो, उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। 4th है कि अगर कोई दुश्मन अटैक में सफल हो जाए तो सारी फसल को ख़त्म कर सकता है। अब पढ़ेंगे 5th पॉइंट। अब 5th पॉइंट है, यदि शत्रु पक्ष द्वारा काटी गई फसल को आग लगाकर जला दिया जाता तो आर्थिक हानि बहुत व्यापक हो सकती थी। 4th पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये। केवल जो खेतों में फसल है वो ही नहीं, जो फसल काट ली गई है यानी कि जो फसल जो पक चुकी है, काट ली गई है, दाना निकाल रखा है, तो उस फसल में भी अगर किलेबंदी को तोड़ लेगा तो अन्नागारों में घुस जाएगा अंदर, तो वहाँ पे जाकर भी वो फसलों को ख़त्म कर सकता है। और ऐसे ही करते थे जब भी अटैक होते थे। तो इसमें ये 5th पॉइंट आप ये बनाओगे कि अगर शत्रु द्वारा आग लगा दी जाती थी तो सारी फसल जल जाएगी और आर्थिक हानि यानी कि पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अब उसके बाद है एंडिंग। विजयनगर शासकों ने अपने कृषि क्षेत्र के विस्तार एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए इस महंगी तथा व्यापक नीति का अनुसरण किया। अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना। तो विजयनगर के शासकों ने इसीलिए इस महंगी नीति को अपनाया क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा थे, नुकसान कम थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे, आप ऐसे ही इसको लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी लगातार तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी पूछ सकते हैं 8 नंबर में। तो महानवमी डिब्बा से संबंधित अनुष्ठानों का क्या महत्व था। तो महानवमी डिब्बे से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। साहित्यिक का मतलब है कल्चरल का मतलब कैसे, जैसे कि वहाँ के कोई विजयनगर की कोई धार्मिक बुक होगी, कुछ भी होगा, देवी देवता होंगे, उनसे पता चलता है। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जो उसके अवशेष मिले हैं, जो बचा खुचा वो महानवमी डिब्बा अब हमें मिला है, उसकी जांचबीन खोजबीन कर करके साइंटिस्टों ने या इतिहासकारों ने पता लगाया है कि महानवमी डिब्बा पे ऐसे ऐसे काम किए जाते होंगे। तो पहले हमने दिया है एक लाइन में इंट्रोडक्शन कि हमें महानवमी डिब्बा के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोतों से और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। क्लियर। अब उसके बाद लाइन है, महानवमी का अक्षरशः अर्थ है महानौ दिवस। यहाँ पे विजयनगर गलती से लिखा गया, इसको काट के यहाँ पे महानवमी लिखो आप, विजयनगर नहीं है यहाँ पे। महानवमी का अक्षरशः अर्थ है, अक्षरशः का मतलब है वर्ड का मतलब, अक्षर क्या होता है, वर्ड। तो आप ऐसे लिखो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा लिखने में एग्जाम्स में। वैसे आप इसका शाब्दिक अर्थ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो महानवमी का अक्षरशः अर्थ है महानौ दिवस। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, यानी एक स्टेज थी, बहुत बड़ी, विशाल होता है, बहुत बड़ा मंच होता है स्टेज, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था या जाता है, कुछ भी लिख दें आप। तो ये आप इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्योंकि ये 8 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ऐसे ही 8 नंबर का क्वेश्चन लिखा जाता है। पहले आप उसके बारे में बताओ कि उसकी क्या ऊंचाई थी, क्या है, फिर उस पर होने वाले जो अनुष्ठान है वो बताओ। अनुष्ठान का मतलब क्या क्या फंक्शन वगैरह किस काम के लिए वो था। तो विजयनगर का अक्षरशः महानौ दिवस नहीं है ये लाइन, महानवमी का अक्षरशः अर्थ है महानौ दिवस। महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। मंच का आधार यानी जो सरफेस है मंच का,
मंच का सरफेस या आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। ये थोड़ी सी टफ हो सकती है लाइन। उभारदार का मतलब होता है 3D, उत्कीर्णन का मतलब होता है जो खोद खोद के काम किया गया हो, यानी इसके ऊपर बहुत अच्छी सी पेंटिंग कर रखी है खोद खोद कर। तो आप ये जो पॉइंट है इसको ऐसे याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई लैंग्वेज टफ लगी है इस लाइन की तो आप इसको कैसे लिख दोगे सिंपल कि मंच का आधार जो है उभारदार कलाकारी से उकेरा गया है, ऐसे लिख सकते हैं आप। या आप इसको आप सिंपल करके लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे, पर आप ऐसे लिखोगे तो अच्छी बात है। तो ये था शुरू में इंट्रोडक्शन। अब देखेंगे कि इसके जो अनुष्ठान है, इस पर जो काम होते थे वो क्या क्या होते थे। महानवमी डिब्बे से संबंधित अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था, यानी इनको बहुत इम्पोर्टेंट थे। जो भी इस पर अनुष्ठान होते थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, उनका व्यापक महत्व था। अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन में हिंदू त्यौहार जिसमें दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी नामों से जाना जाता है। यानी सितंबर और अक्टूबर में जो वो आते हैं हिंदुओं के त्यौहार, जैसे कि दशहरा हुई, दुर्गा पूजा हुई, जिसमें कि रामलीला होती है 9 दिनों तक और 10वें दिन रावण का वध किया जाता है, वो त्यौहार इस पर मनाए जाते थे। तो अनुष्ठान पूछे थे कि क्या अनुष्ठान थे इसके, तो इसमें आप बताओगे कि सितंबर अक्टूबर के शरद मास, शरद का मतलब है ठंड वाले महीने, जो है ठंड हो जाती है नवंबर में, तो शरद मास का मतलब हुआ ठंडे दिनों में कौन से त्यौहार मनाए जाते थे, हिंदू त्यौहार मनाए जाते थे। जिसे कौन कौन से हिंदू त्यौहार, दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, ये एक ही त्यौहार है, वही वाले 9 दिन वाले। फिर 10वें दिन रावण को फूंक देते हैं, जला देते हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोला जाता है इनको। उत्तर भारत में हमें पता है दशहरा कहते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा कही जाती है, और अलग अलग जगह पे नवरात्रि और महानवमी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वही त्यौहार हैं, नाम अलग अलग हैं, चारों नाम आप लिखोगे कि इन त्योहारों को मनाया जाता था। क्लियर। उसके बाद आप इस पे बनाओगे फर्स्ट पॉइंट। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे तथा ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। रुतबा आप सबको पता है, रेपुटेशन, ताकत, पावर। अधिराज्य का मतलब भी यही होता है कि अपनी जो पहुंच है, अपना जो लेवल है उसको दिखाना। तो जब ये फंक्शन होते हैं महानवमी डिब्बा पे, तो इस समय क्या करते हैं शासक, अपनी ताकत को, अपने रुतबे को दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसे बनाओगे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट। इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, अश्व पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। तो जब ये फंक्शन होते थे तो इसमें क्या होता था, भगवानों की मूर्ति की पूजा होती थी। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ों की पूजा होती थी। भैंस जानवर, इनकी पूजा भी होती थी और साथ साथ इनकी बलि भी दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में कि महानवमी से जुड़े हुए अनुष्ठान बताओगे, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं उसमें। तो तीसरा पॉइंट अब है नृत्य मतलब डांस। कुश्ती प्रतिस्पर्धा आप सबको पता है, कुश्ती मतलब रेसलिंग, तो रेसलिंग के कंपटीशन होते थे। तथा साज लगे घोड़े, हाथियों और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा राजा तथा उसके अतिथियों की प्रमुख आकर्षण थे। यानी क्या क्या होता था, कुश्ती होती थी, डांस होता था, घोड़े जो हैं, हाथी जो हैं, उनके डांस होते थे, सैनिक जो हैं वो परेड निकालते थे। जैसे हम 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे परेड्स देखते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल उस समय पे भी ये सैनिक क्या करते थे, शोभा यात्रा यानी परेड करते थे राजा और उसके गेस्ट के सामने। बिल्कुल आज की तरह मान लो आप, जैसे कि पीएम बैठे रहते हैं, साइड में कोई गेस्ट आता है किसी देश से, उसके सामने हमारी आर्मी जैसे अपनी परेड वगैरह करती है, झांकियाँ निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही विजयनगर के शासकों के सामने इस तरीके की झांकियाँ निकलती थी। तो यही है थर्ड पॉइंट, ये आप ऐसे याद करेंगे इसे और लिखेंगे कॉपी में। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। तो जिस दिन 10वां दिन होता था, जिस दिन दशहरा था, उसके जो त्यौहार का आखिरी दिन है, उस टाइम पे राजा जो है अपनी सेना का और अपने नीचे जो उसके कमांडर हैं यानी कि नायक जो हैं उनकी सेना का क्या करता था, निरीक्षण करता था, उसकी जांच परख करता था। क्लियर है। और इनका आपस में कंपटीशन भी वो करवाता था। तो यही है फोर्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है, इस उत्सव में ब्राह्मण भी भाग लेते थे किंतु उनकी भूमिका प्रमुख नहीं थी। ये यहाँ पे ब्राह्मण के बाद में लिखा हुआ है, में नहीं आएगा, भी आएगा यहाँ पे। तो इस उत्सव में ब्राह्मण भी भाग लेते थे किंतु उनकी भूमिका प्रमुख नहीं थी। मंत्र वगैरह हो रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, ब्राह्मणों तो मंत्र वगैरह पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण भी भाग लेते थे। पर उन ब्राह्मणों से ज़्यादा जो सारे मेन कामों कौन करता था, राजा ही करता था। जैसे
मेन जो यज्ञ है उसका हीरो की तरह कौन होता था, वहाँ पे राजा होता था। तो आगे यही लाइन लिखी है, उत्सव के अनुष्ठानिक कार्यों का संपादन, यानी कि जो फेस्टिवल चल रहा है उसके जो अनुष्ठानिक कार्य हैं उनको करना, संपादन का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, तो जो कौन कर रहा है, स्वयं राजा द्वारा किया जाता था। क्लियर। तो ब्राह्मण भी होते थे इसमें फंक्शंस में, पर जो मेन सारे काम है वो कौन करता था, राजा करता था। उसके बाद 6 पॉइंट, इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा नियत कर भी लाते थे। नायक मतलब वही अमर नायक भी कह सकते हैं ना आप, जो कि राजा के नीचे छोटे कमांडर हुआ करते थे, जिनको राजा ने ज़मीन दे रखी थी, उस ज़मीन से वो टैक्स लेते थे और अपनी सेना वगैरह का खर्चा चलाते थे। तो उसमें से जो उन्हें परसेंटेज राजा को देनी होती थी वो इसी फंक्शन में आते थे, जो कि महानवमी डिब्बा पे हो रहा है। तो साल में एक बार वो आकर भेंट देते थे। तो यही है 6 पॉइंट कि इसी अवसर पर नायक जो हैं वो राजा के लिए गिफ्ट यानी कि भेंट लेकर आते थे। नियत कर का मतलब है जो उन्हें टैक्स देना होता था वो टैक्स लेकर आते थे। क्लियर। 6 पॉइंट, ऐसे ही आप 6 पॉइंट बना दोगे। उसके बाद इसी में लिखा हुआ आगे, इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। गहन मतलब डीप में, सांकेतिक मतलब कोई ना कोई मीनिंग निकलता था। तो ये जो फंक्शंस हो रहे हैं जैसे कि 9 दिन तक रामलीला चल रही है, आप सबको पता है इनका कुछ ना कुछ मतलब है। ये हिंदुओं की बहुत पुरानी आस्थाएं हैं। तो यही लिखा हुआ है कि महानवमी डिब्बा पर जो भी उत्सव होते थे उन सभी के डीप में मीनिंग थे, उनका कुछ ना कुछ अर्थ था। तो ये लाइन आप लिखोगे लास्ट में। जो ये है अब ये है क्वेश्चन की एंडिंग, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स लिखोगे फिर लास्ट में थोड़ी एंडिंग भी करनी होती है। तो इसमें आप बताओगे महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है उसके बारे में विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, सशस्त्र का मतलब है जो कि वेपन्स वगैरह लेकर खड़े रहते थे, तो सैनिक जो थे, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त था। यानी इतना बड़ा महानवमी डिब्बा था ये। इसके जो साइड की जगह है ना उसमें सैनिक हथियार लेकर भी खड़े हो जाते थे, औरत और पूरी भीड़ भी खड़ी हो जाती थी, और जो जानवर हैं उनकी परेड भी आराम से हो जाती थी। तो इतनी बड़ा एरिया था ये महानवमी डिब्बा। राजकीय केंद्र में स्थित कई संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। तो इतनी बड़ी संरचना जो है ये आज भी एक क्या बनी हुई है, पहेली है। मतलब बहुत आदमी इसको देखकर चौंक जाते हैं, इसका पूरा मीनिंग निकालने में बिल्कुल वो मतलब अचंभित हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ उस टाइम पे कैसे बनाई गई थी। तो आज भी ये क्या है, एक पहेली बना हुआ है। तो ऊपर वाली लाइन आप ये अच्छे से याद रखोगे कि इतनी अच्छी संरचना है, इसके चारों ओर आदमी भी खड़े हो सकते हैं, औरत भी खड़े हो सकती हैं, और जानवरों की जो वो रेलियाँ वगैरह निकल रही हैं वो भी निकाली जा सकती हैं। तो महानवमी डिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप अपनी कॉपी में नोट ही कर लें इस क्वेश्चन को, तो और फिर उसको बार बार पढ़ते रहें। यही क्वेश्चंस आपके विजयनगर चैप्टर से पूछे जाते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं या इनसे अलग क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे चैप्टर जब पढ़ा था, सारी बीच बीच में हम पढ़ते आ चुके हैं वो सारी चीज़ें। तो ये हुआ हमारा महानवमी डिब्बा क्या था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन है, स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? अब पढ़ने से ऐसा लगा क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लिया है, पर हमने जो टॉपिक कवर किया था वास्तुकला के बारे में, मंदिर वगैरह सब पढ़े थे, वो सारी बातें हमें इसमें बतानी है। जो भी हमने विजयनगर का आर्किटेक्चर पढ़ा है ना वो बताना है इसमें। अब क्वेश्चन को समझो एक बार। स्थापत्य मतलब वही आर्किटेक्चर कि कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया। वास्तुविद इन चीज़ों को बनाने वाले लोग, तो जो वास्तुकला का काम करते हैं जैसे मंदिर बनाना, घर बनाना, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, तो वास्तुविदों को प्रेरित किया। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि वास्तुविदों ने क्या क्या चीज़ विजयनगर में बनाई, यानी कौन कौन सी चीज़ें विजयनगर में बनाई गई हैं वो बताना है, बिल्कुल सिंपल। तो इसमें अब देखते हैं आंसर को। विजयनगर के लगभग सभी शासकों ने स्थापत्य कला में विशेष अभिरुचि दिखाई। अभिरुचि का मतलब है इंटरेस्ट दिखाना। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को स्थापत्य की अनेक परंपराओं ने प्रेरित किया, यानी वही कि जो स्थापत्य है उसके अनेक काम विजयनगर के शासकों ने करवाए। अतः उनके शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास हुआ, यानी वो ज़्यादा बहुत डेवलप हुई। अनेक परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रभावित किया, किंतु उन्होंने आवश्यकता एवं समय के अनुसार
इन परंपराओं में अनेक परिवर्तन भी किए, यानी जैसे चीज़ पहले बनती थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर कर हर हिसाब से मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, राजाओं ने अपना काम किया और नई नई चीज़ें बनवाते रहे। वो विजयनगर के शासकों ने मंदिरों से संबंधित पूर्वकालिक परंपराओं के अनुसरण के साथ उन्हें नवीनता प्रदान की। यानी जो विजयनगर के राजा हैं, जैसे परंपरा का मतलब जो चीज़ पहले से चली आ रही है, तो पहले से चली हुई जो परंपरा थी, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, हमने मंदिर पढ़ा था ना विरूपाक्ष मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर पहले एक छोटा मंदिर था, उसके बाद उन राजाओं ने कुछ और इंटरफेयर किया उसमें। उसके बाद जब कृष्णदेव राय का टाइम आया था तो उसने उसमें गोपुरम यानी जो बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं वो बनवाए थे। तो यही लाइन लिखी हुई है कि विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक यानी पुरानी परंपराओं का अनुसरण किया, पुरानी को तो फॉलो किया पर उनके साथ नवीनता प्रदान की। नवीनता का मतलब है नई चीज़ जोड़ दी, नवीन का मतलब होता है न्यू, तो नई चीज़ जोड़ दी और उसे क्या करा, अधिक विकसित किया। तो इस लाइन से कंफ्यूज ना हो, इसको अच्छे से एक बार पढ़ें और मैंने जो भी बताया उसको समझे एक वर्ड को। विजयनगर के शासकों ने मंदिर से संबंधित पूर्वकालिक परंपराओं यानी पहले की परंपराओं के अनुसरण के साथ उन्हें यानी पहले की फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए उन्हें नवीनता प्रदान की, यानी उन्हें नया करा, उसमें कुछ कुछ चेंज किए तथा अधिक विकसित किया और उन्हें क्या बना दिया, डेवलप बना दिया। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब है यहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे जैसे पॉइंट में लिखना है हमें। ये था कि जब पूछा था ना कि परंपराओं को कैसे प्रेरित किया, तो ये वहाँ तक का आंसर था। अब है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनाई, ये सारी लिखनी है हमें उसमें। पहला आएगा राजधानी निर्माण। हेडिंग बनाओगे ऐसे ही कि राजधानी को कैसे बनाया गया। तो विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने राजधानी कृष्णतुंगभद्रा के समीप बनवाई और रायचूर दोआब, जो एक यहाँ पे खराब सा दिख रहा है आपको ये वर्ड, ये रायचूर लिखा हुआ है, तो रायचूर दोआब क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने का प्रयास किया। तो क्या किया राजाओं ने, कृष्णतुंगभद्रा के आसपास अपनी राजधानी बनवाई और उसके साथ साथ जो रायचूर दोआब का एरिया था उसको हासिल किया। तो ये हुआ पहला हेडिंग, राजधानी कहाँ पर थी। दूसरा है विशाल मंदिर स्थापत्य, मंदिर बताने इसमें कि कौन कौन से मंदिर उन्होंने बनवाए। शासक वर्ग के अनेक विशाल मंदिरों जैसे कि तंजावुर वृद्धेश्वर के मंदिर, वेल्लूर के चाणक्येश्वर मंदिर, विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि के निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया। तो राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए। आप हमने 2-4 नाम और एक्स्ट्रा भी पढ़ रखे हैं इनसे, हजार राम मंदिर वगैरह, वो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, शहर और साम्राज्य में विशाल कुंड, जलाशय और हौज। तो जल आवश्यकताओं के लिए जो कुंड वगैरह बनाए थे वो भी तो सारी वास्तुकला ही है, तो इसमें हम उस पॉइंट को भी ऐड करेंगे। तो जितने भी हमने वास्तुकला पढ़ ली ना विजयनगर से, चाहे मंदिर हो चाहे और भी कोई संरचना हो, सब हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो तीसरी हेडिंग क्या बनाओगे, कुंड, जलाशय और हौज। ठीक है, आगे वही बता दोगे कि जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए नहर, बांध, हौज, जलाशय आदि चीज़ों पर ध्यान दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है शहर की किलेबंदी। किलेबंदी भी क्या है, ये भी वास्तुकला का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी आप एग्जाम्पल में दे दोगे। इसमें आप सिंपल अपने तरीके से, जरूरी नहीं यही लाइन लिखो जिसमें आगे लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से लिख दो कि विजयनगर में बहुत अच्छे तरीके से किलेबंदी की गई थी और पूरे पूरे खेतों को, शहरों को, हर चीज़ को किलेबंदी से घेरा गया था और उसकी 7 कतारें थी। ये सारा हमने किलेबंदी का पढ़ लिया पहले, तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मेरे को ये फोर्थ पॉइंट, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस पॉइंट को खुद लिख लें। कैसे लिखोगे कि पूरे साम्राज्य को किलेबंदी से घेरा गया था और इसकी जानकारी हमें अब्दुल रज़ाक की। ये तो लाइन बेशक मत लिखना आप, ज़्यादा लंबी हो जाएगी 8 नंबर के क्वेश्चन में, बीच बीच में जो पॉइंट है इनमें ऐसी लाइनें नहीं लिखते। तो आप सिंपल लिखना कि शहर को किलेबंद, पूरे साम्राज्य को किलेबंद किया गया था। किलेबंदी की 7 कतारें बनाई गई थी और इसमें केवल साम्राज्य को ही नहीं, खेतों और सभी पहाड़ों तक की भूमि को किलेबंदी में घेरा गया था। ठीक है, उसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट बनाओगे प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार का मतलब है एंट्री गेट्स। तो किलेबंद बस्ती में जाने के लिए प्रवेश द्वार बनाए गए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े गेट थे, वो भी आप इसमें लिखोगे। मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। लाइन थोड़ी सी टफ लगी पर है बिल्कुल सिंपल। इसमें बताया है कि जो तुर्की आर्किटेक्चर है ना उसका प्रयोग किया है। तो ये लाइन आप काट कर यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इन प्रवेश द्वारों को बनाने के लिए तुर्की स्थापत्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
कला इतिहासकार इसे इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। और ये कौन सी शैली है? इंडो इस्लामिक। इसमें इंडियन तत्व भी और इस्लामिक तत्व भी हैं। तो इस तरीके से गेट बनाए गए, उनमें मेहराब वगैरह बनाई गई हैं, जिसकी वजह से ये गेटों की शैली कौन सी हो गई? इंडो इस्लामिक। और इन गेटों को कहते थे गोपुरम, और इनमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग हुआ था। अब अगला पॉइंट है सड़कें। सामान्य पहाड़ी भागों से बचकर, अब पहाड़ी के ऊपर तो सड़क बनाएंगे नहीं, तो पहाड़ी भाग से बचकर घाटियों से ही इधर उधर घुमावदार सड़कें बनाई जाती थी, यानी जो आसपास का एरिया उसमें सड़कें बनाई जाती थी। शहरों की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों को अनेक मंदिरों के प्रवेश द्वारों के सामने से निकाला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर थे उनसे जो बड़ी हाईवे होते हैं, बड़ी सड़कें होती हैं, वो ज़रूर जोड़ी गई थी। तो बहुत ख़ास बात है ये शहरों की सड़कों की। उसके बाद है सड़क के दोनों ओर बाज़ार होते थे। तो सड़कों के आसपास क्या लगते थे? बाज़ार लगते। जैसे आज भी होता है, मार्केट होती है सड़क के आसपास, बिल्कुल वैसे विजयनगर में भी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी जिनके आसपास बाज़ार भी लग सकते थे। अब अगला पॉइंट है कि विजयनगर शहर के जो भवन थे वो कैसे थे, हाउस कैसे होते थे उस टाइम पे। तो शहरों के कुछ धनी लोगों के भव्य भवन अलग थे। हम ये सिर्फ विजयनगर सिटी की बात कर रहे हैं, सिटी से बाहर नहीं। तो शहरों के जो कुछ धनी लोग हैं उनके भवन अलग थे, जैसे कि आज भी होते हैं, अमीरों के फ्लैट अलग होते हैं। सीधी सी बात है, बढ़िया सेक्टर में रहेंगे, ज़्यादा महंगे होते हैं वो। तो बिल्कुल वैसे उस टाइम पे भी शहर के कुछ धनी लोगों के भव्य भवन थे, यानी बड़े बड़े भवन थे। और मुसलमानों के लिए रिहायशी मोहल्ले अलग से बनाए गए थे, यानी जो मुसलमानों का एरिया था वो अलग से बनाया गया था। इनमें भी इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग हुआ था। और इनमें क्या हुआ था? इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग, जो कि वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि दरवाज़ों में भी क्या हुआ था, प्रवेश द्वारों में क्या हुआ था? इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग। क्लियर? उसके बाद अगला बताया है हजार राम मंदिर। मंदिर की दीवारों पर वही सेम सारा जो हमने पढ़ लिया कि आसपास क्या है, भगवान राम और रामायण के चित्र उकेरे गए हैं और ये भगवान राम का मंदिर है। तो इसको आप पढ़ लें अच्छे से। अब ये है हमारा नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट की हेडिंग है विशेष संरचनाएं। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, विशेष का मतलब होता है स्पेशल। तो विशेष संरचनाएं का मतलब हुआ जो भी स्पेशल चीज़ वहाँ पर बनी हुई थी। तो विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप, लंबे स्तंभ वाले गलियारे आदि सम्मिलित हैं। तो मंडप हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्या होते हैं मंडप? तो मंडप शामिल थे और स्तंभ वाले गलियारे शामिल थे। जैसे कि उदाहरण है आगे राय गोपुरम, वहीं पर बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते हैं गोपुरम, इनको राय गोपुरम भी कह सकते हैं। उसके बाद है राजकीय प्रवेश द्वार, जो राजा का महल है उसमें घुसने वाले जो प्रवेश द्वार हैं वो भी बहुत सुंदर थे। कमल महल, महानवमी डिब्बा, अनेक विशिष्ट और अत्यंत अद्भुत संरचनाएं थी। ठीक है, ये सारे आप नाम लिख दो कि ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत, यानी कि जो बिल्कुल चौंका दे ऐसी संरचनाएं थी, ये बहुत अच्छी थी ये। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपलब्ध मकबरों और मस्जिदों की स्थापत्य शैली और हम्पी में उपलब्ध मंदिरों के मंडप के स्थापत्य में अनेक महत्वपूर्ण समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो मंदिरों में भी और मस्जिदों में भी मतलब सभी का जो स्थापत्य है वो एक जैसा है विजयनगर में। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं। यानी कि जो विजयनगर में आम लोग थे वो कैसे थे, उनके घर बार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। तो आइए पढ़ते हैं आंसर को। सामान्य लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होते क्योंकि लोगों के आवासों के अब तक अस्तित्व प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके बारे में 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस तरीके से वर्णन करता है। तो पहली लाइन में बताई है कि अभी हमें जो उनके हैं आम लोग हैं, इनके घरों के बारे में और इनके बारे में कुछ ज़्यादा अस्तित्व, यानी कि उनके बारे में पता नहीं चला है, अस्तित्व पता नहीं लगे हैं उनके। जो यात्री है बारबोसा, जो कि पुर्तगाल से भारत में आया था, उसकी बुक है एक केवल, उस बुक से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आम लोग कैसे थे। उसने लिखा है अपनी बुक में आम लोगों के बारे में भी। तो उसने लिखा है लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। तो लोगों के जो मकान है वो पक्की ईंटों के नहीं हैं, वो बिल्कुल छप्पर की तरह डाल लेते हैं, घास फूस की झोपड़ी टाइप हैं, पर फिर भी सुदृढ़ हैं। पर ऐसे नहीं है बिल्कुल हल्की झोपड़ी हो, वो बहुत ही सुदृढ़ है, मतलब पक्के बांस वगैरह लगाकर, मिट्टी वगैरह लगाकर बहुत अच्छे बनाए गए हैं वो। तो छप्पर हैं पर अच्छे छप्पर हैं। और व्यवसाय के आधार पर
कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं और खुली खुली बड़ी बड़ी गलियों में वो बने हुए हैं घर। तो एक बात पता चल गई हमें इसकी बुक से कि आम लोगों के जो आवास हैं यानी उनके घर हैं वो छप्पर के हैं पर सुदृढ़ हैं। सुदृढ़ का मतलब होता है अच्छे हैं, फिक्स हैं, जो हिले ना, ऐसा होता है सुदृढ़। तो सुदृढ़ हैं वो बिल्कुल। और व्यवसाय के आधार पर यानी बिजनेस करने के लिए खुले स्थाने वाली गलियों में है, यानी कि अच्छी अच्छी चौड़ी चौड़ी गलियों में है वो। क्लियर यहाँ तक? के बाद है पहला पॉइंट, क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि, वर्ड देखकर कंफ्यूज मत होना, थोड़े से मुश्किल लगेंगे पर आप समझते चलो, आसान वर्ड्स हैं, कुछ नहीं है इनमें। क्षेत्र सर्वेक्षण का मतलब है जो इस एरिया की, क्षेत्र मतलब क्या होता है? एरिया। सर्वेक्षण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जो विजयनगर में जांच परख करी गई वो यह इंडिकेट करती है, यानी ये दर्शाती है। इंगित लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में सभी शासक सहिष्णु थे। ये वर्ड आप समझ लो, कई बार आएगा ये पढ़ते हुए। आप जब भी हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल पढ़ो, हिंदी में जैसे आप ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको ये वर्ड जरूर मिल जाते हैं। तो सहिष्णु का मतलब क्या होता है? सहिष्णु का मतलब होता है ऐसा आदमी जो भेदभाव ना करे। जैसे कि अगर कोई हिंदू राजा है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है अपने राज्य में, तो वो एक सहिष्णु राजा हुआ। जैसे अकबर हैं, अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर सहिष्णु राजा थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो हिंदू मुस्लिम राजा थे वो और हिंदुओं का सम्मान करते थे वो। तो इस तरीके से ऐसा राजा जो भेदभाव ना करता हो वो होता है सहिष्णु राजा। तो सहिष्णु का मतलब है ऐसा आदमी जो जाति पाति भेदभाव किसी भी तरीके का ना रखता हो। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि सभी शासक सहिष्णु थे, यानी जितने भी राजा विजयनगर में हुए हैं उन्होंने सब धर्मों का सम्मान किया है। तो इससे क्या होगा? अलग अलग समुदाय के लोग वहाँ पर बसे होंगे, आम लोग। तो क्वेश्चन किन के बारे में था? आम लोगों के बारे में। तो आगे आम लोगों के बारे में ही बताएंगे। शासक सहिष्णु थे, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते थे। तो आगे लिखा हुआ है वहाँ विभिन्न समुदायों और विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते थे, यानी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग ग्रुप से लोग रहते थे। अधिकांश जनसंख्या हिंदू धर्म के अनुयायियों की थी। अब हिंदू राजा है, हमें पता है, वह हमने पहले भी पढ़ा था कि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था। तो यहाँ पे क्या आया है? अधिकांश लोग जो हैं, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध, जैन, मुसलमान और ईसाई भी पर्याप्त मात्रा में थे। तो आम लोगों का धर्म पता चल गया आपको कौन कौन है? हिंदू ज़्यादा हैं और जो बौद्ध वगैरह हैं ये कम हैं, पर फिर भी ये हैं इसमें विजयनगर में। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, मुसलमान और ईसाई ये सभी लोग आम लोग हुआ करते थे विजयनगर में। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लेडीज़ के बारे में कि वहाँ पे स्त्रियों का जो स्थिति थी वो कैसी थी आम लोगों की। तो विजयनगर में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, रिस्पेक्टफुल लाइफ थी उनकी। साम्राज्य के राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में भी स्त्रियां भागीदार थी। तो जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, धर्म से जुड़े हुए मामले हैं, उन सभी में स्त्रियां जो हैं वो भाग लेती थी, ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रबंध भी था। देख लो आप कितनी अच्छी उस टाइम पे वो मैनेजमेंट किया हुआ था विजयनगर के राजाओं ने। तो वुमेन जो है उनके लिए शिक्षा का भी विशेष प्रबंध था, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था। स्त्रियां संगीत, नृत्य तथा अन्य ललित कलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक विद्वान थी, यानी डांस में, सिंगिंग में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों में जो लेडीज़ हैं वो मेल जो है उनसे ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा विद्वान थी। आज भी आप देखते हो बहुत सारी इन फील्ड में लेडीज़ बहुत आगे मिलती हैं। तो उस समय पे विजयनगर की जो महिलाएं हैं वो इन सब से बहुत आगे थी। अब अगला पॉइंट है समाज सुसंगठित था, समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। अब हिंदू धर्म है तो सीधी सी बात है वर्ण व्यवस्था तो होगी, वही ऊंच नीच जरूर मिलेगी थोड़ी बहुत। तो वही बातें हैं कि समाज सुसंगठित तो था, अच्छे से मैनेज तो था, पर समाज में क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी और अन्य कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ भी मौजूद थी। कु मतलब बुरा, रीति मतलब ट्रेडिशन। तो पुराना जो ट्रेडिशन है, पुरानी जो रीति रिवाजें थी बुरी, वो भी चली हुई थी। जैसे कि घूंघट करना होगा, इसमें स्त्रियों सती प्रथा वगैरह ऐसी कुछ रिवाजें हिंदुओं में जो थी गलत, वो सारी थी उस टाइम पे भी। तो यही है कि ये लाइन पूरी कि रूढ़ियाँ और कुरीतियाँ मौजूद थी। क्लियर। तीसरे पॉइंट में बताया है कि समाज सुसंगठित था, पर समाज में वर्ण व्यवस्था भी थी और बहुत सारी कुरीतियाँ भी थी और रूढ़ियाँ भी थी। रूढ़ी का मतलब भी होता है पुरानी सोच, गलत सोच पुरानी। पॉइंट है सामान्य लोगों में छोटे व्यापारी और कुछ सौदागर थे। ठीक है। आम लोगों में कौन थे? छोटे मोटे व्यापारी थे। कुछ व्यापारी बंदरगाह शहरों में भी रहते थे, यानी जो समुंदर से लगता हुआ एरिया है वहाँ पर भी रहते थे। मसाले, मोती, चंदन के साथ साथ कुछ व्यापारी
घोड़े और हाथियों का भी व्यापार करते थे। याद रखना अच्छे से पॉइंट, एज इट इज़ लिखना आपको ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस किस चीज़ का व्यापार होता था। अगर क्वेश्चन आम लोग के बारे में भी ना पूछे, आपसे व्यापार के बारे में पूछें तो आपको यही बातें बतानी है उसमें। तो कुछ व्यापारी बंदरगाह शहरों में रहते थे। मसाले, मोती, चंदन, क्या क्या है? मसाले, मोती, चंदन। आज भी साउथ से आप देखते हो कि मसाले तो हमारे देश के पूरे दक्षिण भारत से ही आते हैं, और मोती समुंदर आसपास, तो मोती तो मिलेंगे ही। चंदन की लकड़ी भी होती है साउथ में। तो विजयनगर के शासक ये 3 मुख्य व्यापार करते थे। वहाँ आम लोग जो है, शासक भी ये मुख्य व्यापार ये करते थे, मसालों का, मोती का, चंदन का। उसके साथ साथ घोड़ों के व्यापारी भी थे और हाथियों के व्यापारी भी थे। अब जो ये हैं, इनको नाम क्या दिया गया था? कुटिर राय और चेट्टी। ये चेट्टी नहीं, चेट्टी आएगा यहाँ पे, चेट्टी, टै आएगा, टै, तो तय नहीं, टै। तो चेट्टी लोग जो थे वो थे व्यापारी, किसके? घोड़े के। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे। ये दूसरे देशों तक भी व्यापार करते थे, और वहाँ के जो घोड़े हैं दूसरे देशों के, वो यहाँ पर विजयनगर में लेकर आते थे। मेनली अरब साइड के घोड़े लेकर आते थे। और विजयनगर के शासक जो, उनकी पावर ऐसे ही बढ़ी है बहुत ज़्यादा कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी के घोड़े उनकी सेना में होते थे। ठीक है, तो आप इसको नाम याद रखोगे, चेट्टी को। चेट्टी कौन है? घोड़ों के व्यापारी। तो मोती, चंदन, मसाले, इनका व्यापार होता है। घोड़े, हाथियों का व्यापार होता है। और इन लोगों को क्या कहते हैं? कुटिर राय या चेट्टी। ठीक है, उसके बाद है 5th पॉइंट, किसान, श्रमिक, दास आदि को भी साधारण लोगों में शामिल किया जाता है। उसके अलावा किसान भी होते थे, श्रमिक मतलब मजदूर भी होते थे, दास आप सभी को पता है गुलाम लोग भी होते थे। कृषि के साथ साथ विभिन्न प्रकार के तथाकथित छोटे समझे जाने वाले कार्य भी इनके जिम्मे थे। तो खेती बाड़ी के अलावा जैसे कि और गंदगी के काम है, साफ़ सफाई वगैरह करना, जिनको कामों को छोटा समझा जाता है, वो भी यही लोग करते थे। किसान, श्रमिक और दास ये लोग करते थे। ठीक है, आम लोगों के बारे में क्वेश्चन था, यही आप सारी बातें बताओगे कि उनके घर जो हैं छप्पर के थे पर सुदृढ़ थे। वो लोग व्यापारी भी थे, श्रमिक भी थे, किसान भी थे, दास भी थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और पर उनके साथ साथ क्या था, कुछ पुरानी कुरीतियाँ भी चली हुई थी। ठीक है, ये सारी बातें आप इसमें बताओगे। अब है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में आप एक नाम याद करोगे इसको अच्छे से, नाम है विप्रा विनोदियम। क्या नाम है? विप्रा विनोदियम। ये वो लोग थे सारे जो हाथ का काम करते थे, जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई, मूर्ति बनाना, ये सारे जो लोग काम करते थे उन्हें बोला जाता था विप्रा विनोदियम। तो आप ये लिखोगे उसमें कि विजयनगर में श्रमिकों को विप्रा विनोदियम कहा जाता था। इनमें लोहार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शामिल थे। बस आपको नाम याद रखना है, कैटेगरी तो आपको याद होगी। यही जो सारे हाथ के काम करने वाले लोग हैं, साउथ में जो इनकी लैंग्वेज होगी तेलुगु वगैरह, उसमें इनको विप्रा विनोदियम कहा गया। ठीक है, उनका घोड़े के व्यापारियों का नाम याद रखोगे, वो थे चेट्टी। और जो ये विजयनगर के हैं सुनार वगैरह, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सभी कहलाए विप्रा विनोदियम। ये 2 नाम याद रखने हैं। अब है 7th पॉइंट, कैकोल और जुलाहे बड़ी जनसंख्या में मंदिरों के पास रहते थे। वे अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो कैकोल और जुलाहे जो कपड़े वगैरह का काम करते हैं, ये लोग भी मंदिरों के आसपास रहते थे, और पैसा वगैरह बहुत ये मतलब अच्छा कमाते थे, और उसका टैक्स भी भरते थे अच्छे से। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हर तरीके के लोग विजयनगर में थे। क्वेश्चन क्या था कि आम लोगों का जीवन कैसा था, आम लोगों के बारे में बताइए। ठीक है, सारी बातें हमें कहाँ से पता चली हैं? हमें जो बारबोसा ने बताया अपनी बुक में, वो सारी बातें पता चली हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो चुके हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है फ़ोटो, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर मैंने जो लाइन बोली है आप उनसे देखकर इसको देख लें, कई वर्ड्स को। ठीक है, तो 7th पॉइंट है कैकोल जुलाहे बड़ी संख्या में मंदिरों के पास रहते थे और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब है 8th पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य में एक परंपरावादी धर्मांध वर्ग था जिसे रेडीज कहा जाता था। वह भूमियों के मालिक थे। अब मुश्किल सी लाइन लगी आपको, ये मेरे को पता है, आप इसको सिंपल करके लिख दो। विजयनगर में जो बड़े भूमियों के मालिक थे उन्हें रेडीज कहा जाता था। बस इस पॉइंट को आप ज़रूरी नहीं है इसकी तरह लिखो, आप इसको सिंपल लिख दो। भूमियों, बड़ी बड़ी भूमियों के जो मालिक थे उन्हें रेडीज कहा जाता था। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि आम लोग का जीवन कैसा था। हर तरीके के लोग वहाँ पर होते थे। अब है इसका कंक्लूज़न।
1555 में वेल्लोर से प्राप्त एक शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि सामान्य लोगों में आपसी लड़ाई होती थी और वे निर्धन हुआ करते थे। तो एक वेल्लोर नाम की जगह से भी जो शिलालेख मिला है एक, उससे पता चलता है कि आम लोग गरीब हुआ करते थे और उनमें आपसी लड़ाई झगड़े भी होते रहते। बिल्कुल कॉमन बात है, ये होते ही होंगे, आज भी होते हैं। हाँ, लोगों में लड़ाई तो होगी थोड़ी बहुत। तो यही लाइन आप बताओगे कि वेल्लोर में से हमें पता चलता है कि आम लोग लड़ते भी थे और गरीब वो हुआ करते थे। उसके बाद है विजयनगर में साधारण वर्ग के लोगों में तलाक, सती और पुनर्विवाह के रीति रिवाज प्रचलित थे। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कुछ कुरीतियाँ मौजूद थी, तो ये हैं वो कुरीतियाँ। तलाक होना, सती प्रथा और पुनर्विवाह, ऐसे ऐसे काम होते थे वहाँ पे। उसके बाद है निम्न वर्गों में डोमवार, जोगी, प्रयाण, बोई, कल्लर आदि शामिल थे। ये नाम याद कर लेना बस आप। ऊपर तो दो नाम आए थे, एक तो घोड़ों के व्यापारी कौन हुए, जो थे चेट्टी हुए। उसके बाद एक दूसरा नाम आया था, वो था विप्रा विनोदियम। वो कौन लोग थे? सोनार कुमार, ये लोग थे। उसके अलावा जो जमींदार लोग थे, भूमियों के मालिक थे, वो रेडीज। 3 नाम तो ये थे। उसके बाद नीची जाति में कौन कौन लोग थे? वो थे डोमवार, जोगी, प्रयाण, बोई, कल्लर। ये नाम आप याद रखोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आम लोगों के बारे में पूछा गया था और इसमें हमने सारा आम लोगों के बारे में पढ़ लिया। तो जो वर्ड या लाइन आपको मुश्किल लगे उसको आप सिंपल करके इसमें से लिख सकते हो। बाकी आप इसमें से नोट्स अपने बना सकते हो। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं विजयनगर चैप्टर से। ठीक है, किलेबंदी वाला, महानवमी डिब्बे वाला और जल आवश्यकता वाला, ये 3 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रट लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी। हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।